सो हे गाइस, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। आज मैं आप सभी के लिए एक बार फिर से लेकर आ गया हूँ सब्सक्राइबर्स की भेजी हुई कुछ बेहद ही खौफनाक और सच्ची कहानियाँ लेकर। अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हो तो मेक श्योर कि आप इसे सब्सक्राइब कर लो ताकि आपको मेरे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाएं। इसके अलावा अगर आपको अपने साथ घटी कोई घटना मुझे बतानी हो तो आप उसे स्क्रीन पर दिख रही मेरी इंस्टाग्राम आईडी या फिर मेरे व्हाट्सएप नंबर के ज़रिए मुझ तक पहुंचा सकते हो। आपकी स्टोरी सुनाने में मुझे बहुत ही खुशी होगी। इसी के साथ अब हम बढ़ते हैं आज की अपनी फर्स्ट स्टोरी की तरफ, और ये घटना हमें बताई है हमारे सब्सक्राइबर मयंक ने। तो आइए आगे की घटना को उन्हीं के शब्दों में जानते हैं। मेरा नाम मयंक है और मैं पंजाब का रहने वाला हूँ। मैं शुरुआत से ही जालंधर में रहता आया हूँ। हालांकि स्टार्टिंग में जब मेरी उम्र 11 साल की थी उस समय पर हम लोगों ने अपना एक घर शिफ्ट करा था। उस टाइम पर हम जालंधर के नॉर्थ से हटकर साउथ में एक जगह पर शिफ्ट हुए थे जिसका नाम मैं यहाँ पर नहीं ले रहा हूँ। जहाँ तक मुझे याद है ये बात साल 2000 के आसपास की है। आप मानेंगे नहीं, बट जो हमारा नया घर था वो काफ़ी ज़्यादा कमाल का था। मतलब हम अपने सपने में भी नहीं सोच सकते थे कि उस टाइम पर उस प्राइस पर हमें इतना अच्छा घर मिल सकता है। हमारी पूरी फैमिली ही उस घर में जाने के लिए काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड थी। ये एक 3 मंजिला मकान था जिसमें कई सारे रूम्स थे। सेकंड फ्लोर पे 4 कमरे थे और एक बड़ा सा हॉल। इसके अलावा सेकंड फ्लोर के एंड में जाते हुए कुछ सीढ़ियाँ थी जो कि आपको थर्ड फ्लोर पर ले जाती थी। मैंने यहाँ पर कुछ शब्द का प्रयोग इसलिए करा है क्योंकि ये बस 5 या 6 सीढ़ियाँ थी। इसके बाद थर्ड फ्लोर एक तरीके से ढलान टाइप में ऊंचा जाता था। मुझे नहीं पता मैं शब्दों में आपको कितना समझा पा रहा हूँगा, बट जो था ऐसे ही था। मैं और मेरे बाकी के दोनों भाई पहले से एक ही कमरे में सोते आए थे। जब हम इस घर में शिफ्ट हुए तो सबसे बड़ा वाला रूम जो सेकंड फ्लोर पर था वो हम तीनों को दे दिया गया। पहला साल तो वहाँ पर इतनी शांति से बीता कि किसी को कुछ पता ही नहीं चला, या दूसरे शब्दों में कहूँ तो इतनी जल्दी में। अब धीरे धीरे वक्त बीतने लगा और मेरी भी उम्र बढ़ने लगी। कुछ समय के बाद मैंने अपने पेरेंट्स से कहा कि मुझे अपना एक प्राइवेट रूम चाहिए। शुरुआत में थोड़े लड़ाई झगड़े हुए, बट उसके बाद मुझे एक रूम दे दिया गया। अब मैं बाकी के कामों में भी पापा की मदद करने लगा था। इसके अलावा अपने छोटे भाइयों का ध्यान भी मैं रख लेता था। धीरे धीरे मुझे महसूस होने लगा था कि अब मैं बड़ा हो रहा हूँ, और उस टाइम पर चीज़ें बिगड़ना एकदम से शुरू हो गई। अचानक से ही मेरे जो दोनों भाई थे उन लोगों ने रात के समय आने वाली डरावनी आवाज़ों के बारे में बताया और अपने डरावने सपनों के बारे में भी। कुछ ही समय के बाद उन लोगों को थर्ड फ्लोर से एकदम नफरत सी हो गई और अब वहाँ पर बिल्कुल भी नहीं जाते थे जहाँ पर वो पहले पूरा पूरा दिन खेलने में बिता दिया करते थे। आने वाले कुछ समय तक उन्होंने मम्मी पापा को अपनी बातों पर यकीन दिलाने की पूरी कोशिश करी और उनसे इस बात की रिक्वेस्ट करी कि उन्हें नीचे वाले फ्लोर पर रूम दे दिया जाए। खैर, मुझे इस बात से ज़्यादा फर्क नहीं पड़ रहा था क्योंकि मुझे लग रहा था ये बस उनका बचपना है या फिर उनका वहम। उनकी बातों को सुनकर मैं कभी कभी सोचता भी था कि आखिर इन लोगों को ऊपर आखिर क्या दिखता है, क्योंकि मुझे तो वहाँ पर कभी भी ऐसा कुछ नहीं महसूस हुआ और ना मुझे पता था कि वो किस बारे में बात कर रहे हैं। कुछ हफ्ते और ऐसे ही बीत गए और एक दिन की बात है जब मेरे पापा बाहर गए हुए थे और मैं अपने दोनों भाइयों का घर पर ख्याल रख रहा था। उस टाइम पर हम अपने पेरेंट्स के बेडरूम में बैठकर टीवी देख रहे थे क्योंकि हमारे पूरे घर में टीवी वहीं लग रहा था। आई होप आपको वो छोटा वाला स्क्वायर शेप का टीवी याद होगा जिसपे हम पहले के समय में हातिम और शकल का बूम बूम जैसे शोज देखते थे। उस टाइम पर भी हम ऐसे ही बैठकर टीवी देख रहे थे। टीवी देखते देखते दोपहर से कब शाम हो गई हम लोगों को पता ही नहीं चला, और उसके बाद हमें ऊपर यानी कि थर्ड फ्लोर से कुछ अजीब सी आवाज़ आने लगी, मतलब किसी के भागने की। मुझे पता था कि मैंने क्या सुना है और इसीलिए मैंने फ़ौरन ही अपने भाइयों को ऐसे बहलाने की कोशिश करी कि कोई दिक्कत वाली बात नहीं है और घर में कुछ भी अजीब नहीं है। बट अंदर से मेरे भी मन में आ गया था कि क्या बात है आखिर। सबसे पहली चीज़ जो मुझे लगी वो ये कि शायद कोई चोर घर के अंदर घुस आया है। मैं फ़ौरन ही
नीचे गया और नीचे से जो कपड़े धोने वाली थपकी होती है उसे उठाकर ऊपर लेकर आ गया। हालांकि मुझे नहीं पता था कि मुझे क्या करना है, बट इतना तो मैंने सोच लिया था कि अगर कोई चोर होगा तो मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। मेरे दोनों भाई अब तक इस आवाज़ को सुनकर रोने लग गए थे और अब वो जो भागने की आवाज़ें थी वो कंटिन्यूसली आ रही थी। और इस टाइम पर मेरे मन में एक अजीब सा सवाल आया कि अगर घर में कोई चोर घुसा है तो वो इस तरीके से लगातार भाग क्यों रहा है और ऐसे क्यों कर रहा है कि वो हमें अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाना चाहता हो। घर में मौजूद इकलौते टेलीफोन के ज़रिए मैंने अपने पेरेंट्स को कॉल करा और उन्हें बताया कि आखिर क्या हो रहा है। उसके बाद मैं अपनी थपकी को हाथ में लिए ऊपर की ओर जाने लगा। मैं एकदम से भागते हुए ऊपर गया और तुरंत ही मैंने दरवाज़ा खोला, बट वहाँ पर अंदर कोई भी नहीं था। इस बात का तो सवाल ही पैदा नहीं होता था कि कोई वहाँ से इतनी जल्दी भाग गया हो। और इस टाइम पर मेरे मन में मेरे भाइयों की वो डर वाली बात आई। मेरे दिल की धड़कन बढ़ने लगी और अब मुझे डर लगने लगा। खैर, इसके बाद कोई बड़ी घटना तब तो नहीं हुई, बट आने वाले कुछ दिनों में अब मुझे कंटिन्यूसली ऐसा महसूस होने लगा कि कोई मुझे देख रहा है, कोई हर समय मेरे पीछे रहता है। और ये काफ़ी ज़्यादा अजीब सी फीलिंग थी जिसको मैं बयां भी नहीं कर सकता। अब इवन मैंने भी ऊपर वाले रूम में जाना बंद कर दिया था। बस वहाँ पर मम्मी कभी कभी जाती थी सफाई या फिर कुछ सामान वगैरह लेने के लिए। एक रात मैं अपने बिस्तर पर लेटा और सोने के लिए मैंने अपनी आंखें बंद करी और तब एक झटके के अंदर मुझे ऐसा लगा कि किसी ने मेरे कंधे पर हाथ रखा हो। मैं फौरन ही मुड़ा और मैंने पाया कि मेरे आसपास कोई भी नहीं था। सच में मैं बहुत ज़्यादा डर गया था। तभी मुझे ऊपर वाली सीढ़ियों से कुछ अजीब सी ही आवाज़ आने लगी, ऐसी मानो कोई वहाँ से मुझे बुला रहा हो। मुझे सच में बहुत डर लगने लगा। इसके अलावा एक और मौके पर रात के समय मुझे ऐसा फील हो रहा था कि कोई लगातार मेरे को मुक्के मार रहा है और मैं बस बिस्तर पर पड़ा हुआ था। अगली सुबह जितना मुझे याद है मेरे पेट पर एक निशान था, वो निशान जो आपको पिटने या फिर किसी चीज़ से चोट लगने पर आता है, नीले रंग का निशान। और ये मेरे इस दर्द को और भी ज़्यादा बढ़ा रहा था। आने वाली रातों में मैं बस इस बात की प्रार्थना करता भगवान से कि मेरे साथ आज कुछ भी अजीब ना हो। अब मुझे धीरे धीरे पूरी तरह यकीन हो गया था कि हमारे घर में किसी न किसी तरह की आत्मा या फिर सुपर नेचुरल एंटिटी का साया तो है। मैं हर मंगलवार को हनुमान जी की पूजा करता था और उस टाइम पर अब मैं और ज़्यादा हनुमान जी से मांगने लगा कि हे भगवान, कुछ भी करके हमारे घर से वो जो भी चीज़ है उसको भगा दीजिए। इस बीच एक बात जो मैं आपको बताना चाहूँगा वो ये कि जैसे कि मैं हर मंगलवार को पूजा करता था, तो बीच में एक समय ऐसा आया कि मुझे काफ़ी ज़्यादा बीमारी हो गई और मैं बिस्तर से उठने की हालत में भी नहीं था। उस टाइम पर मेरे 2 मंगलवार कंटिन्यूसली छूट गए थे पूजा करने के लिए और तब ये जो चीज़ें होती थी मेरे साथ ये होना बंद हो गई और ये मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा हैरानी वाली बात थी। और आज जब मैं इस बारे में सोचता हूँ तो मुझे लगता है कि ऐसा इसलिए हो रहा था कि वो जो भी चीज़ थी वो चाहती थी कि मैं हनुमान जी या फिर भगवान की पूजा ना करूँ। इसके अलावा आप सोच रहे हो कि मेरे साथ इतना कुछ हो रहा था, मेरे घर वाले कुछ क्यों नहीं कर रहे थे? तो इसका जवाब है कि मैंने किसी को इस बारे में बताया ही नहीं था, क्योंकि मुझे लगता था कि वो लोग मेरे ऊपर हंसेंगे या फिर मुझे भी बच्चा ही समझेंगे, जैसे कि मेरे दोनों भाइयों को कहते हैं। 2-3 हफ्तों के बाद एक शाम जब मैं छत पर अपनी पप्पी के साथ खेल रहा था, उस समय पर मैंने अपनी आंखों से जो चीज़ देखी उसे देखकर तो मेरे होश ही उड़ गए। एक सफ़ेद सा साया मेरी आंखों के सामने नीचे वाली खिड़की से अंदर की ओर चला गया। एकदम से ही पता नहीं कैसे वो बाहर को दोबारा आया और मानो उस चीज़ ने मुझे देखा और फिर मेरी आंखों के सामने से ही गायब हो गया। डर के मारे जो मेरी हालत थी वो बस मैं ही जानता हूँ। इसके बाद अगली जो घटना हुई उसके बाद तो हमें कंफर्म हो गया कि वहाँ पर कुछ ना कुछ गड़बड़ थी। ये घटना उस सफ़ेद साए वाली घटना के 2 हफ्ते बाद की है। आधी रात को एकदम से ही मेरी आँख खुल गई। मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैं वैसे जल्दी से उठता नहीं हूँ और जब मेरी आँखें ऐसे अचानक से खुल जाती हैं तो मैं ये जानने के लिए परेशान हो जाता हूँ कि आखिर किस वजह से मेरी आँख खुली। आधी नींद में उठने के बाद अब मैं इधर उधर देखने लगा कि आखिर किस वजह से मेरी आँख खुली है और तब एकदम से ही मेरे रूम के जस्ट बाहर से किसी के मानो कूदने की आवाज़ आई और उसके बाद मेरे रूम के दरवाजे पर मानो कोई दस्तक दे रहा था।
सबसे पहले मुझे लगा कि शायद मेरे परिवार का ही कोई है जो कि शायद मुझे देखने के लिए आया है। मैं अपने बिस्तर से उठा ये देखने के लिए कि आखिर ये कौन था, और जैसे ही मैं उठा एकदम से ही किसी के चलने की काफ़ी तेज़ आवाज़ आने लगी उस तरफ जहाँ पर 3rd फ्लोर की सीढ़ियाँ थी। मेरा दिल काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से धड़कने लगा और मैं फ़ौरन ही बाहर गया और गेट खोला, बट वहाँ कोई भी नहीं था। मुझे अब ये चेक करना था कि क्या मेरे घर का ही कोई मेंबर था, इसीलिए मैं सबसे पहले अपने भाइयों के कमरे में गया और मेरे दोनों भाई आराम से सोए हुए थे। इसके बाद मैं नीचे अपने पेरेंट्स को देखने गया तो वो भी अपने रूम में सो रहे थे। अब मुझे महसूस हो गया था कि ये जो कुछ भी था कुछ सही नहीं था। मैंने अपने अंदर ही अंदर बस इस बात का नाटक करा कि मैंने किसी भी तरह की कोई आवाज़ नहीं सुनी और चुपचाप अपने कमरे के अंदर जाने लगा। और जैसे ही मैं अपने कमरे के अंदर घुसा और दरवाज़ा बंद करने वाला था, मेरे ठीक पीछे मुझे किसी के भागने की आवाज़ आई। मैं एकदम से पीछे घूमा और मैंने देखा कि काले से धुएं के बीच में से एक बेहद डरावना सा चेहरा, जो कि किसी इंसान का तो बिल्कुल भी नहीं है, मेरी तरफ को देखता हुआ मेरी तरफ बढ़ रहा था। मैं बहुत ज़ोर से चिल्लाने का हुआ कि हे हनुमान जी मुझे बचा लो, बट मैंने पाया कि मेरे मुंह से आवाज़ ही नहीं निकल पा रही थी। जब मुझे पता चला कि मैं कुछ नहीं बोल सकता तो मैंने अपने मन के अंदर ही हनुमान जी का लगातार नाम लेना शुरू कर दिया और मन ही मन मैं हनुमान चालीसा पढ़ने लगा। और थोड़ी देर के बाद मानो वो काला सा धुआं मेरी आंखों के सामने से ही कहीं गायब होने लगा। बाकी की सारी रात मैं बीच बीच में उठकर हनुमान चालीसा पढ़ता और वापस से लेट जाता। बाकी के आने वाले समय में ये घटनाएं कुछ टाइम तक तो बढ़ती रही, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे कम होने लगी। आज के टाइम की बात करूं तो जब मैंने अपने भाइयों से इस बारे में बातचीत करी तो मुझे पता लगा कि उनके साथ भी ये घटनाएं लगातार होती रहती थी और कई सारी घटनाएं तो बिल्कुल वैसी थी जैसे मेरे साथ होती थी। इवन अब कुछ टाइम पहले जब मम्मी पापा से मैंने इस बारे में बताया तो उन्होंने भी इस बात को माना कि उस घर में कुछ सही नहीं था। खैर उस घर को हमने उस टाइम पर ही 2007 में खाली कर दिया था, बट तब तक हमारे साथ वहाँ पर जितनी भी अजीब चीज़ें हुई, भले ही वो हमने आपस में शेयर ना करी हों, बट ये सारी घटनाएं हम सबके साथ हमारी पूरी जिंदगी के लिए जुड़ गई। जॉन एक रहस्यमय जगहों का खोज करता था। वैसे तो जॉन ने कई जगहों का पर्दाफाश किया था। ज़्यादातर रहस्य तो लोगों के फैलाए गए भ्रम होते थे, पर कुछ जगह जॉन को कुछ अलौकिक शक्तियां महसूस हुई थी। जॉन के साथ उसके 2 सहकर्मी थे जिनका नाम रवि और शनि था, जो जॉन के साथ रहस्यमय जगहों पर जाकर अलौकिक शक्तियों का अपने यंत्र द्वारा पता लगाते थे। जॉन अभी हाल ही में दिल्ली के एक घर में जाकर वहां हो रही रहस्यमय घटनाओं पर से पर्दा हटाकर आया था। लोग उस घर के पास ना आए, इसीलिए उस घर के भूतिया होने की अफवाह फैला दी गई थी। जॉन अभी कुछ दिनों तक आराम करना चाह रहा था। तभी रवि ने आकर बताया कि सर आपसे कोई मिलने आया है। जॉन किसी से मिलना तो नहीं चाहता था, पर यह सोचकर कि कोई मुसीबत में हो सकता है, जॉन उससे मिलने के लिए अपने ऑफिस में गया। ऑफिस में एक 20-22 साल का लड़का डरा हुआ बैठा हुआ था। उसके चेहरे से साफ पता चल रहा था कि वो डरा हुआ है। जॉन ने पानी का गिलास बढ़ाते हुए उसका नाम पूछा। कुछ देर चुप रहने के बाद उस लड़के ने बोलना शुरू करा। उसने बताया कि सर मेरा नाम रॉकी है और मैं दिल्ली के कॉलेज में पढ़ता हूँ। मेरे और 4 दोस्त थे जिनका नाम प्रदीप, निशु, प्रशांत और रिजवान था। हम पांचों को कॉलेज से कुछ दिनों की छुट्टियां मिली थी तो हमने घूमने का सोचा। हम राजस्थान में किसी जगह पर घूमना चाहते थे। हमने अपने घर वालों को बता दिया कि हम अपनी कार से राजस्थान के जैसलमेर जा रहे हैं। हम गए तो जैसलमेर ही, बट उसके बाद हम वहाँ पर कम समय बिताकर पहले उदयपुर जाने की भी सोच रहे थे, क्योंकि प्रशांत के रिश्तेदार वहीं रहते थे। हम रात में निकले ताकि सुबह तक उदयपुर पहुंच जाएं। कार हम लोग आपस में बदल बदल कर चला रहे थे जिससे किसी को भी थकान ना हो। रात का समय था और रिजवान गाड़ी चला रहा था। तभी उसने हमें आवाज़ दी और कहा, देखो कितने लोग इस रास्ते से जा रहे हैं और हम लोग अभी कुलधरा गांव से गुजर रहे हैं। हम लोग आधी नींद में थे और रिजवान की आवाज़ से हमारी नींद खुल गई थी। हमने बाहर देखा तो सच में कई लोग सड़क पर चल रहे थे, पर एक बात अजीब थी, सभी लोग अंधेरे में एक लाइन में चल रहे थे।
जैसे ही प्रशांत ने सिर बाहर निकालकर पीछे देखा तो उसके होश उड़ गए। कार के पीछे की रोशनी में देखने पर प्रशांत ने देखा कि सारे लोगों की आंखें सफेद थी और उनके चेहरे पर किसी तरह का कोई एक्सप्रेशन नहीं था। प्रशांत ने चिल्लाकर रिजवान से गाड़ी भगाने के लिए कहा और सब लोग बहुत डर गए थे। सब लोग प्रशांत से पूछना चाह रहे थे कि आखिर क्या बात है, पर रिजवान ने प्रशांत के चेहरे पर डर देखकर ही कार की गति बढ़ा दी। डरते डरते रुक रुक कर प्रशांत ने सब कुछ हमें बताया, पर शायद हमारी परेशानी कम नहीं होने वाली थी। अभी गाड़ी आगे बढ़ी ही थी कि तभी कोई हमारी गाड़ी पर कूदा, मानो किसी हथियार से कार पर हमला करा गया हो, और आगे जाने पर किसी ने हमारी कार को धक्का दे दिया। पता नहीं कैसे फिर कार जमीन पर लुढ़कती गई और मैं कार से बाहर जा गिरा। जब मैंने कार में देखा तो मेरे सारे दोस्त कार से गायब थे और एक विचित्र जीव कार पर बैठा हुआ डरावनी आवाजें निकाल रहा था। मैं अपनी जान बचाता हुआ भागा और किसी गांव में जाकर बेहोश हो गया। जब मुझे होश आया तब किसी तरह मैं दिल्ली पहुंचा और आपसे मिलने आया हूं। प्लीज सर, कृपया करके मेरे दोस्तों को बचा लीजिए। जॉन, जो काफी देर से रॉकी की कहानी सुन रहा था, उसने अपने सहकर्मी शनि को बुलाया और कहा कि जैसलमेर की 3 टिकट कराओ और सारे यंत्र ले चलो। जॉन ने रॉकी से गायब हुए दोस्तों का चित्र ले लिया था। अगले दिन जॉन, रवि और शनि तीनों जैसलमेर के लिए निकल गए और वहां जाकर उन्होंने गाइड से बात करी। गाइड ने कहा कि सर, हम वहां दिन में ही घूम आते हैं क्योंकि रात में खतरा है। जॉन ने कहा कि हमें वहां पर रात में जाना है, अगर तुम्हें डर लग रहा है तो तुम शाम में हमें पहुंचाकर वापस आ जाना। शाम के वक्त गाइड, जॉन और उसके सहकर्मी कुलधरा गांव पहुंचे। गाइड कुछ दूर रुककर वापस आ गया। जॉन और उसके सहकर्मियों ने कई जगहों पर कैमरे लगाए और घटनाएं घटने का इंतजार करने लगे। 2 से 3 घंटे बीत गए बट कोई हलचल नहीं हुई। तभी जॉन के यंत्र में हलचल होने लगी। जॉन की मशीन से निकलती आवाज वहां मौजूद अलौकिक शक्ति की तीव्रता को बता रही थी। जॉन ने दोनों को सतर्क रहने के लिए बोलकर कैमरे में रिकॉर्ड वीडियो देखने लगा। वीडियो में जॉन ने देखा कि एक औरत बहुत तेजी से इधर उधर भाग रही थी, पर सामने देखने पर कुछ भी नहीं था। जॉन अपने सहकर्मियों से बात कर ही रहा था कि सबको सड़क पर कई सारे लोगों के चलने की आवाज आने लगी। जॉन एक कैमरा लेकर जल्दी से सड़क की ओर भागा और सड़क पर कई सारे लोग और बच्चे जा रहे थे। जॉन ने उनका आवाज दी, पर उनकी तरफ से कोई भी जवाब नहीं आया। जॉन ने जब मोबाइल के टॉर्च की रोशनी को उनके चेहरे पर लगाया तो जॉन बेहोश होते होते बचा। सबके चेहरे भावहीन, आंखें सफेद और कुछ के तो जले हुए चेहरे। जॉन ने अपने साथियों से भागने के लिए बोला और एक खंडहर में जाकर छुप गया। आज तक उसके साथ कई सारी घटनाएं हुई थी, पर इस बार की घटना ने जॉन को अंदर तक हिला के रख दिया था। रवि और शनि भी अलग अलग घरों में छुपे हुए थे। जॉन अभी छुपा हुआ था कि तभी किसी ने उस खंडहर का दरवाजा खटखटाया। जॉन ने सोचा कि शायद रवि या फिर शनि होंगे। जॉन ने जैसे ही दरवाजा खोला तो एक आदमी अंदर आया और रानी रानी कह के आवाज लगाने लगा। अंदर से एक औरत आ गई और उस आदमी ने उससे कहा कि जमींदार के आदमी आ रहे हैं, कहीं छुप जाओ। रवि अभी छुपा हुआ था कि तभी किसी ने दरवाजा तोड़ दिया और 5-6 लोग तलवार लेकर अंदर घुस आए और रवि का गला एक ही झटके में उन लोगों ने काट दिया। रवि की दर्दनाक चीख पूरे गांव में गूंज रही थी और इस चीख ने सड़क पर जा रहे निर्जीव लोगों में जान फूंक दी थी। सारे लोग अजीब आवाज निकालकर रवि की लाश के पास आए और उसका खून जानवरों के जैसे पीने लगे। शनि, जो रवि की चीख सुनकर बाहर रवि को ढूंढने निकला था, रवि के साथ हुई इस घटना को देखकर वो भागना चाहता था, पर उसके सामने तभी उसे 2 काले कुत्ते दिखाई दिए और उन्हें देखकर वो वहीं रुक गया। उसके सामने ही वो दोनों कुत्ते काले खूंखार दानव में बदल गए और शनि की हर चीख के साथ उसके शरीर का सारा मांस नोच लिया गया। जॉन डर कर अंदर नहीं बैठ सकता था। वो जैसे ही बाहर निकला, एक औरत उसे देखकर बहुत जोर से चिल्लाई। ये चीख सुनकर जॉन वहां से भागा तो सामने शनि की लाश देखकर उसके पसीने छूट गए। जॉन को अब लोगों के दर्द से चीखने और मदद मांगने की आवाज आने लगी। वो भागता हुआ एक घर में घुसा तो उसने देखा कि कई सारी लाशें बिना सर के और कई सारी नोची हुई और खाई हुई थी।
जॉन बाहर भागा और सामने एक खूंखार दानव को देखता है। उसने जॉन को गले से पकड़ लिया और फिर न जाने कहां उसे अंधेरे में लेकर गया। सुबह जब वो गाइड वापस गांव में आया तो उन तीनों की लाश देखकर वो भागा और सीधा पुलिस को लेकर गांव आया। पुलिस आई और पुलिस ने गांव का चप्पा चप्पा छान मारा और उसके बाद पुलिस को कई सारी लाशें मिली, साथ ही मिली जॉन की भी लाश। जॉन की आंखें डर से खुली हुई थी। पुलिस ने कैमरों में रिकॉर्ड वीडियो देखे तो उसमें बस कुछ कुत्ते दिखे जो कि सनी की लाश को खा रहे थे। इस खबर ने लोगों में कुल्हरा के डर को और ज्यादा बढ़ा दिया था। मेरा नाम ज्योति है और मैं फ़िलहाल यूएस में रह रही हूँ। मेरा जन्म तो इंडिया में हुआ था, बट जब मैं 3 साल की थी तब मैं यूएस में आ गई थी और उसके बाद से मैंने अपनी स्कूलिंग वगैरह यहीं से करी थी। बीच में ग्रेजुएशन के बाद मैं कुछ टाइम के लिए इंडिया में रही और उसके बाद वापस से यूएस आ गई। कुल मिला के अपनी लाइफ का मेजर पार्ट मैंने यूएस में ही बिताया है अब तक। इसके अलावा अपने बारे में एक खास बात जो कि मैं आपको बताना चाहूँगी वो ये कि मैं एक साइकिक हूँ। आप में से कई लोग इस टर्म का मतलब जानते होंगे और जिन्हें नहीं पता उन्हें मैं बता दूं कि मैं पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ को सेंस कर सकती हूँ, इवन उन्हें फील कर सकती हूँ। अपनी आंखों के सामने उन्हें होता हुआ देख या सुन भी सकती हूँ। मेरी लाइफ में ऐसे कई तरह के एक्सपीरियंस हुए हैं, लेकिन फ़िलहाल मैं आपको जिस घटना के बारे में बताने जा रही हूँ ये आज से लगभग 4 साल पहले की है, 2019 की। एक्चुअली में इस घटना से 2 या 3 हफ्ते पहले ही मेरे साथ एक और पैरानॉर्मल इवेंट हुआ था। उसके बारे में मैं आपको फिर कभी बताऊंगी। फ़िलहाल मैं आपको इस एक पर्टिकुलर इंसिडेंट के बारे में बताती हूँ स्टार्टिंग से। तो जो लास्ट इंसिडेंट हुआ था उसके बाद से हमारी फैमिली काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब हो गई थी, तो उन लोगों ने प्लान बनाया कि हमें कहीं घूमने जाना चाहिए। इसी वजह से उन्होंने बीच पर जाने का प्लान बनाया, बट मेरा वहाँ पर जाने का मन नहीं था। इसीलिए मैंने अपने एक रिलेटिव के घर जाने का सोचा जो कि कनाडा के कैलगरी में रहती थी। वहाँ मेरे रिलेटिव्स के साथ मेरे कज़न्स भी रहते हैं जिनके साथ मुझे काफ़ी अच्छा लगता है। जब मैं वहाँ पर पहुँची तो मुझे पता चला कि फ़िलहाल बस वहाँ पर मेरा कज़न रघु था। उसके अलावा बाकी की फैमिली कहीं और गई हुई थी। रघु वहाँ पर इसलिए था क्योंकि घर में रेनोवेशन का काम चल रहा था और इसी कारण वो भी फ़िलहाल होटल में रह रहा था। बात अब ये थी कि वो जो होटल था वो उन्हीं का था, इसलिए मैं भी सीधा वहीं पर चली गई। रघु से वहाँ पर मिलने के बाद हम लोगों ने बाहर डिनर करने का सोचा। हम बाहर गए और बाद में वापस आ गए। इसके बाद मैं लॉबी से होते हुए अपने रूम की तरफ जा रही थी और तब ठीक उसी टाइम पर सामने से एक कपल वहाँ से आ रहा था। मैंने तब नोटिस नहीं करा और उसके बाद मैं लिफ्ट में चली गई। फिर एकदम से ऐसा लगा कि शायद वो लोग कुछ भूल गए थे, तो वो वापस लिफ्ट की तरफ आए और वो लिफ्ट के अंदर आ गए। अब जब मैंने उनमें से जो आदमी था उसे देखा तो मुझे लगा कि शायद मैं उसे जानती हूँ और मुझे काफ़ी ज़्यादा फेमिलियर सा फेस लगा उसका। मैंने उससे पूछा भी, मुझे लगता है कि शायद मैं आपको जानती हूँ बट मुझे याद नहीं आ पा रहा। तब उसने भी जवाब दिया कि उसे भी ऐसा ही लग रहा था बट उसे भी याद नहीं आ रहा था, इसलिए उसने भी नहीं बोला। कुछ इंट्रोडक्शन के बाद हम दोनों को पता चला कि हम लोग 5th स्टैंडर्ड में साथ पढ़ते थे। उसका नाम डेव था। डेव ने अपनी वाइफ से मेरा इंट्रोडक्शन करवाया और बताया कि वो यहीं पर रहता है। इसके बाद हम लोगों ने अगले दिन दोबारा मिलने का सोचा और ऐसा करके हमने अपने नंबर एक्सचेंज कर लिए। तब मैंने डेव से एक बात पूछी कि अगर वो यहीं रहते हैं तो होटल में क्या कर रहे हैं। इस पर पहले तो दोनों ही थोड़ा हिचकिचाए और फिर डेव ने बोला कि हमारे घर पे रेनोवेशन का काम चल रहा है। इस पर उसकी वाइफ उसे अजीब तरीके से घूरने लगी बट कुछ नहीं बोली। उसने आगे बताया कि उसकी वाइफ को डस्ट और बाकी चीज़ों से एलर्जी है जो कि कंस्ट्रक्शन के दौरान होती हैं, इस वजह से वो यहाँ पर रह रहे हैं। मैंने उनके चेहरे का एक्सप्रेशन देख लिया था बट मैंने तब उनसे कुछ भी नहीं बोला और चुपचाप चली गई। अगले दिन जब हम दोबारा मिले तो बातों ही बातों में मैंने उनसे वो बात बोली कि जब कल तुमने बताया उसके बाद तुम्हें देखकर ऐसा लग रहा था कि तुम कुछ छुपा रहे हो। अगर तुम नहीं चाहते तो कोई बात नहीं, बट मुझे बता सकते हो। इस पर डेव ने कहा कि
वो बताने की सोच रहा था, बट उसे ये नहीं पता था कि मैं उसकी बात पर यकीन करूंगी या फिर नहीं। उसे मेरी साइकिक एबिलिटीज़ के बारे में अब तक नहीं पता था। मैंने उससे कहा तुम फिक्र मत करो और मुझे बताओ। उसने बताया कि उन्होंने जो कल कहा था वो बात भी सच थी कि उनके घर पर रेनोवेशन हो रहा है और उसकी वाइफ क्रिस्टीना को डस्ट से एलर्जी है। बट बात ये थी कि उनके रेनोवेशन में काफ़ी लंबा समय लग रहा है और इसका कारण ये है कि उनके घर पे अंधेरा होने के बाद बिल्कुल काम नहीं हो पाता है, क्योंकि वहाँ पर काम करने वाले सारे वर्कर्स शाम के बाद वहाँ वर्क करने के लिए तैयार ही नहीं है। इसी वजह से उन्हें होटल में कुछ दिन के लिए रहना पड़ रहा है। इसके बाद वो बोलते बोलते थोड़ा रुक गए, बट मैंने उनसे कहा कि मुझे पूरी बात बताओ। तब उन्होंने बताया कि हमारे घर में कुछ पैरानॉर्मल हो रहा है और ये काफ़ी ज़्यादा खतरनाक चीज़ है जो भी है। क्रिस्टीन ने सबसे पहले इस चीज़ को नोटिस करा था। जब हम इस घर में आए थे तब स्टार्टिंग में सब कुछ सही था। ऑब्वियस सी बात थी कि सारे पुराने घरों में कुछ ना कुछ अजीब सी चीज़ें तो महसूस होती हैं, बट इन चीज़ों को इग्नोर करना पड़ता है। बट क्रिस्टीन ने बताया कि उसे वहाँ पर ऐसा लगता था कि कोई उसे देखता है और जब भी वो उस जगह पर जाकर देखती कि कौन है तो उसे वहाँ कोई नहीं दिखता। ये क्रिस्टीन के साथ तब होता था जब वो सुबह सुबह अकेली होती थी। मैंने शायद आपको बताया नहीं कि डेव एक लॉयर था और उसे घर से जल्दी निकलना पड़ता था क्योंकि उसे थोड़ा दूर जाना पड़ता था। क्रिस्टीन एक ग्राफिक डिज़ाइनर थी और उसकी कंपनी बस घर से 10 मिनट की ड्राइव पर थी। क्रिस्टीन ने बताया कि जब भी उसे ऐसी फीलिंग आती है कि कोई उसे देख रहा है तब उसे बहुत ज़्यादा अजीब लगता है और डर महसूस होता है। उसे ऐसा लगता है कि कोई शिकारी अपने शिकार को देखता है, ऐसा वो फील करती है उस टाइम पर। उसने ये बताया कि ऐसा नहीं कि उसके साथ हर रोज़ होता था, बट अक्सर होता था। स्टार्टिंग में उसने इस बारे में डेव से इसलिए नहीं कहा क्योंकि उन दोनों ने ही अपने काफ़ी सारे सेविंग करे हुए पैसे उस घर में लगाए थे और बाद में रेनोवेशन का आइडिया भी काफ़ी ज़्यादा खर्चे वाला था। इस वजह से वो इस बात को भूलना चाहती थी। बट थोड़े टाइम बाद क्रिस्टीन को रियलाइज़ हुआ कि चीज़ें इतनी सही नहीं थी। क्रिस्टीन ने बताया कि सबसे ज़्यादा डर उसे ऊपर वाले हॉलवे में लगता है, फर्स्ट फ्लोर पर। वो एक ऐसी जगह है जहाँ पर आप कितनी भी लाइटिंग कर लो, चाहे नेचुरल लाइट हो या फिर कैसे भी, बट आपको हर टाइम पर वहाँ पर अंधेरा सा ही महसूस होगा, खासतौर पर एक कॉर्नर में। लगभग 1 महीने तक क्रिस्टीन ने इन सारी चीज़ों को अकेले फेस करा, बट उसके बाद जब वो और सहन नहीं कर पाई तो उसने डेव को सब कुछ बता दिया। डेव इस बात में स्टार्टिंग पे यकीन नहीं कर पा रहा था। उसे लगा कि वो बस चीज़ों को इमेजिन कर रही थी और शिफ्टिंग की वजह से उसके साथ ऐसा हो रहा था। बट चीज़ें तब बदली जब डेव ने भी वहाँ पर इन सब चीज़ों को फील करना स्टार्ट कर दिया। एक दिन जब क्रिस्टीन काम पर थी बट डेव घर पे था अकेला, तब वो घर पे ही रह के अपने केस की फाइल को तैयार कर रहा था। उस टाइम पर एकदम से ही बाहर से ऐसे कोई बुलाया। वो बाहर गया तो वहाँ पर कोई भी नहीं था। फिर जब वो अंदर आया तो उसे ऐसा लगने लगा कि कोई उसे देख रहा है। उसके बाद कंटिन्यूसली वो ऐसा ही फील करता रहा। इसके बाद वो शावर लेने के लिए गया और जब वो शावर के अंदर था तो उसे ऐसा लगा कि कोई रूम के अंदर घूम रहा है। उसे एक पल के लिए लगा कि क्रिस्टीन शायद घर वापस आ गई है और इसीलिए उसने बाहर निकल के देखने की कोशिश करी, बट उसे कोई नहीं दिखा। इवन उसने क्रिस्टीन को आवाज़ भी लगाई बट कोई रिप्लाई नहीं आया। इसके बाद डेव जब बाहर निकला तो उसने दोबारा पूरा घर देखा बट उसे कुछ नहीं दिखा। उसे बाहर काम था इसलिए वो चला गया, लेकिन जब वो वापस आया तो उसने देखा कि उसका ब्रीफ केस डोर पर ही रखा हुआ था, जो कि घर से निकलने से पहले उसने बेडरूम में छोड़ा था। अब उसे भी काफ़ी ज़्यादा हैरानी होने लगी, बट अब धीरे धीरे उसके साथ ये फीलिंग ऑफिस में भी होने लगी। ऑफिस में भी उसे ऐसा फील होता कि कोई उसे देख रहा है और उसे काफ़ी ज़्यादा अजीब महसूस होने लग गया था और उसे घर जाने के लिए पिक करा। कार में उसने क्रिस्टीन को बताया कि उसे भी ये सारी चीज़ें फील हो रही हैं और उसे काफ़ी डर लग रहा है। बट उन लोगों की परेशानी यहाँ पर ख़त्म नहीं होने वाली थी। उन लोगों ने ऑलरेडी रेनोवेशन क्रू को पैसे दे दिए थे और वो वापस नहीं हो सकते थे। इसी वजह से अगले दिन से रेनोवेशन स्टार्ट हो गया। बट हैरानी की बात थी कि फर्स्ट डे से ही जितने भी लोग वहाँ पर काम कर रहे थे उन्हें छोटे से छोटे बीमारी से बड़ी बीमारी होने लगी, जैसे हाई फीवर, सर्दी जुकाम या फिर इवन एलर्जीज़। हर टाइम पर उन्हें भी ऐसा लगता कि कोई उन्हें देख रहा है।
बट फिर एक घटना घटी जिसने उन लोगों को बुरी तरह से डरा दिया। उस टाइम पर सब लोग वहाँ से निकल चुके थे, शाम का वक्त था और 2 क्रू वाले बचे हुए थे। उन लोगों ने सोचा कि थोड़ी साफ सफाई कर देते हैं जाने से पहले। यही सोचकर वो अपना काम कर रहे थे कि तभी उन्हें उनके पीछे से किसी सामान के गिरने की आवाज़ आई। वो लोग भागते हुए हॉल में गए देखने के लिए, बट उन्हें कुछ नहीं दिखा। और फिर से एक बार आवाज़ आई तो उन्हें महसूस हुआ कि आवाज़ ऊपर से फर्स्ट फ्लोर से आ रही है। वो लोग ऊपर गए और तब उन्होंने हॉलवे के बिल्कुल कोने में देखा एक बड़ा सा सफ़ेद कलर का धुआं टाइप का कुछ शेप बना हुआ था और उसके अंदर से बेहद अजीब सी आवाज़ें आ रही थी, मानो किसी की हाई पिच्ड वाली आवाज़ जिसमें वो हंस रहा था, घुर्रा रहा था। और उसके बाद एकदम से ही एक पल में वो जो भी धुआं सा कुछ भी था कहीं गायब हो गया। वर्कर्स के मुताबिक वो धुआं ऐसा लग रहा था जैसे नीचे बेसमेंट की तरफ एकदम से ही चला गया और कहीं गायब हो गया। दोनों वर्कर्स बहुत बुरी तरह डर गए और वो दोनों ही वहां से अपना सामान छोड़कर ही भाग गए। जब डेव और क्रिस्टीन को भी ये बात पता लगी तो वो लोग भी घर वापस नहीं गए और सीधा क्रिस्टीन के पेरेंट्स के हाउस चले गए। इसके बाद वर्कर्स ने साफ बोल दिया कि वो बस दिन के टाइम में ही वहाँ पर काम करेंगे। कुछ टाइम बाद डेव और क्रिस्टीन ने भी उस धुएं वाली चीज़ को देखा, बट फ़र्क ये था इस बार उन्होंने उसके अंदर लाल कलर की कुछ आंखें भी देखी जो कि बेहद डरावनी थी। वो जब सीढ़ियों से ऊपर जा रहे थे तो उनके सामने वो चीज़ एकदम से आई और फिर मानो कहीं गायब हो गई। उस चीज़ को देखकर वो इतना ज़्यादा डर गए कि वो सीधा भागते हुए अपने दोस्त के घर पे चले गए जो कि उनके घर से 2 ब्लॉक्स दूर रहता था। इसके बाद उन्होंने बोला इसके बाद से ही हम घर में कम से कम समय रहते हैं। दिन में बस रेनोवेशन क्रू रहता है वहाँ पर और हम बस चेकिंग करने जाते हैं, बाद में हम होटल में ही आ जाते हैं। जब उन्होंने मुझे ये सब बताया तो मैं एकदम हैरान थी और मैंने बोला फिर से नहीं। डेव और क्रिस्टीन हैरान थे, बट मैंने उन्हें बताया कि ऐसा नहीं है कि मुझे उनकी बात पर यकीन नहीं है, बल्कि मुझे इस बात पर पूरा यकीन है और मैं जानती हूँ कि तुम लोग सच बोल रहे हो। बट मेरी हैरानी का कारण है कि ऐसी घटना मेरे साथ पिछले हफ्ते ही हुई थी। उसके बाद मैंने उन्हें अपनी साइकिक एबिलिटीज़ के बारे में बताया और उसके बाद जैसा कि मुझे लगा था उन लोगों ने बोला कि मुझे उनके साथ एक बार उनके घर चलना चाहिए और देखना चाहिए कि क्या मैं उनकी कुछ मदद कर सकती हूँ। बट क्योंकि ऑलरेडी रात हो चुकी थी तो मैंने कहा कि इस टाइम पर तो मैं भी वहाँ पर नहीं जाना चाहूँगी, क्योंकि मुझे भी बस ये सब चीज़ें फील हो पाती हैं, मैं उन्हें कंट्रोल नहीं कर सकती और जिस तरीके से तुम लोग बता रहे हो वो चीज़ खतरनाक भी हो सकती है। मुझे एक शुद्धिकरण का मेथड पता था और मैंने इसी चीज़ को उनके घर में करने की सोची। इसके लिए मैंने सबसे पहले उन्हें कुछ सामान की लिस्ट दे दी और उन्हें बताया कि ये सब सामान मुझे चाहिए होगा। क्रिस्टीन ने बताया कि एक दुकान है जहाँ पर वो जानती है कि ये सब सामान मिल जाएगा। इसके अलावा इसी टाइम में मैंने डेव से कहा कि किसी भी तरह उसे उस घर की पहले की हिस्ट्री निकालनी होगी और क्योंकि वो एक लॉयर था उसके लिए ये कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं थी। मैंने इसके बाद अपने घर पे ही बता दिया कि अभी मैं कुछ टाइम और यहीं पर रहने वाली हूँ। अगली रात को हम लोग शहरी की शॉप पर गए जो कि क्रिस्टीन की दोस्त थी जो कि हमें सामान देने वाली थी। जब उसे हमने बताया कि हम क्या करने वाले हैं तो उसने कहा कि अगर मेरी किसी भी तरह से ज़रूरत हो तो मुझे ज़रूर बुलाना। इसके बाद हम लोग वहाँ से निकले और उसके बाद कार में ही मैंने हम तीनों के ऊपर एक तरीके का कवच लगाया। इसमें हम तीनों को ही प्रे करना था। मैं हिंदू थी इसलिए मैंने अपने हिसाब से प्रे करा और वो लोग क्रिश्चियन थे इसीलिए उन्होंने अपने हिसाब से। इसके बाद फाइनली हम लोग घर के सामने आ चुके थे। घर को देखते के साथ ही मेरे अंदर काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव फीलिंग आई। मैंने फ़ौरन डेव से बोला अगर मैं इस घर में फ़र्स्ट टाइम आई होती तो भी इस घर को कभी नहीं एक्सेप्ट करती, तुम लोगों ने कैसे कर लिया। तब क्रिस्टीन ने बोला स्टार्टिंग में घर ऐसा नहीं था, बिल्कुल भी नहीं, बल्कि फर्स्ट डे उन्हें काफ़ी अच्छा लगा था, बट धीरे धीरे चीज़ें बिगड़ती गईं। जब हम अंदर गए उस टाइम पर वर्कर्स वहाँ पर काम कर ही रहे थे और उनका फेस देखकर मैं समझ पा रही थी कि वो कितने ज़्यादा बीमार और एक तरीके से कंज्यूम करे जा चुके थे और ये काम उसी शक्ति का था जो कि वहाँ पर उस घर में थी। धीरे धीरे जब मैं उनके साथ उनके घर में घूमने लगी तो मुझे ऐसा महसूस हुआ कि वहाँ पर एक नहीं बल्कि एक से ज़्यादा आत्मा थी। जब मैंने उन्हें इस बारे में बताया तो उन्होंने बताया कि उन्होंने बस एक को ही फील करा है। हालांकि मैं सीधा सीधा आत्माओं को देख नहीं सकती बट मैं उन्हें फील कर सकती हूँ।
जिनमें से मुझे एक आत्मा का पक्का पता था कि ये किसी बच्चे की आत्मा थी जिसकी उम्र 6 से 9 साल के बीच में थी। मैं उसका दर्द फील कर पा रही थी, उस टाइम का जिस टाइम पर वो मरा होगा। एकदम से ही मेरी सांसें बहुत ज़्यादा तेज़ हो गई और मानो मेरा दम घुटने लगा। मैं फ़ौरन भागकर बाहर गई। मुझे ऐसा फील हुआ कि मानो मुझे एक अस्थमा अटैक आया, बल्कि मैं अस्थमा पेशेंट थी भी नहीं। कुछ देर के बाद जब मेरा मन शांत हुआ तब मैं वापस से अंदर गई। उस टाइम पर मुझे एक बात याद आई, जिनसे मैंने ये शुद्धिकरण का मेथड सीखा था। मुझे उनसे बताया गया था कि एक बार शक्ति कवच लगाने के बाद जो भी वहाँ पर कुछ भी करने की कोशिश करेगा, उस व्यक्ति के अलावा जिसका वो घर है, उसके ऊपर वहाँ पर रहने वाली शक्ति हमला करने की कोशिश करेगी। और उस टाइम पर शायद यही वहाँ पर हो रहा था। उस बच्चे की आत्मा की तरह मुझे फील करवाकर मेरे ऊपर एक अटैक हुआ था। इसके तुरंत बाद मुझे एक बार फिर से कुछ महसूस हुआ, एक और आत्मा। बट ये आत्मा काफ़ी ज़्यादा डरी हुई लग रही थी। ऐसा लग रहा था कि वो किसी और चीज़ से ही बहुत ज़्यादा डरी हुई है। हालांकि वो जो सबसे शैतानी आत्मा थी, सबसे खतरनाक वाली, वो मुझे इनमें से किसी से भी ठीक से कनेक्ट नहीं करने दे रही थी। सबसे लास्ट में मैं फाइनली बेसमेंट में गई। वहाँ पर मैंने क्रू से बात करी जो कि वहाँ पे काम कर रहा था, तो उन्होंने बताया कि वो वहाँ जाने से बचते हैं क्योंकि वो जगह उन्हें बिल्कुल भी सही नहीं लगती। मैं बेसमेंट में ज़्यादातर गई भी नहीं थी, लेकिन मुझे स्मेल आ रही थी मौत की, बुराई की, नफ़रत की, डर की और दुख की। हर एक बुरी फीलिंग एक साथ में महसूस कर पा रही थी और मुझे समझ में आ गया था कि वो शैतानी शक्ति इसी जगह पर है, क्योंकि मुझे यहाँ पर उसकी पूरी शक्ति महसूस हो पा रही थी। और मुझे ऐसा लग रहा था कि मुझे वहाँ से बाहर निकाला जा रहा था, क्योंकि वो चीज़ चाहती थी कि मैं वहाँ पर ना रहूँ। और तब मैंने उस चीज़ को अपनी आंखों से देखा। उस बेसमेंट के बिल्कुल कोने में, अंधेरे में, उस सफ़ेद धुएं टाइप की चीज़ धीरे धीरे बढ़ रही थी और बहुत ज़्यादा अजीबोगरीब आवाज़ें निकाल रही थी, जो कि किसी भयानक हंसी और गुर्राने की आवाज़ का मिक्सचर लग रहा था। मेरे दोस्त और मैं सीधा ऊपर की तरफ जाने लगे। उस टाइम पर मेरे गले से मेरा साईं बाबा का लॉकेट नीचे गिरने वाला था, बट मैंने उसे कस के पकड़ लिया क्योंकि मुझे पता था कि इस टाइम पर वो मेरे लिए कवच जैसा था और शायद इसकी वजह से ही वो चीज़ मुझे ज़्यादा नुकसान नहीं पहुंचा पा रही थी। हम लोग अब सीधा बाहर आ गए और मेरे दोस्तों ने मुझसे पूछा कि यहाँ पर क्या करना होगा, तो मैंने उन्हें बताया कि यहाँ पर सबसे पहले तो हमें 1-2 लोग और चाहिए। एक काम करो, तुम शेरी को भी यहाँ बुला लो। उसके बाद मैंने उन्हें एक ज़रूरी बात बताई कि हालांकि पूरे शुद्धिकरण के दौरान मैं तुम्हारे साथ रहूँगी और शेरी भी, बट इस बात का तुम्हें ध्यान रखना है कि शुद्धिकरण तुम्हें अपने हाथों से करना होगा। मंत्रों का उच्चारण मैं करूँगी, क्योंकि जिस व्यक्ति को घर में रहना है उसके द्वारा इस काम को करना काफ़ी ज़रूरी है। इसके बाद हम जल्दी से होटल वापस आ गए और आगे के काम के बारे में सोचने लगे। तब डेव के पास एक कॉल आया और उसने बताया कि उसको उस घर की हिस्ट्री के बारे में पता चल गया है और ये सच में काफ़ी ज़्यादा शॉकिंग थी। हमें पता लगा कि वो घर एक्चुअली में 1965 में बनाया गया था, जिसका बाद में कई बार रेनोवेशन हुआ। स्टार्टिंग में जो फैमिली वहाँ पर रहती थी वो लगभग 15 सालों तक वहाँ पर रहे और उसके बाद किसी दूसरे व्यक्ति को घर बेचकर फ्लोरिडा में चले गए। अब जो उस घर में फैमिली थी उसमें कुल मिला के 5 लोग थे, एक औरत, उसका पति, उनके 2 बच्चे और उस औरत के पिता जो कि काफ़ी बूढ़े थे। उस घर में शिफ्ट होने के कुछ महीनों बाद ही उस औरत के पिता की मौत हो गई। उनकी मौत बिल्कुल नेचुरल थी क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा बूढ़े हो चुके थे। इसके बाद की जितनी भी इन्फॉर्मेशन थी वो हमें न्यूज़पेपर रिपोर्ट्स और आर्टिकल्स से मिली थी। वहाँ उनके शिफ्ट होने के 2 साल के बाद उस लड़की के जो पिता थे उसके बारे में आर्टिकल था कि वो अपने बच्चों को अब्यूज़ करते थे फिज़िकली और मेंटली। इंडिया में भले इस चीज़ को उतना सीरियसली ना लिया जाता हो, बट बाहर की कंट्रीज़ में ये काफ़ी ज़्यादा बड़ा क्राइम है। यही कारण था कि उन बच्चों के पिता कई बार जेल तक भी गए थे। हालांकि बाद में उनको छोड़ दिया गया, पर इस बार जब वो वापस आए तो उन बच्चों के लिए काफ़ी ज़्यादा बुरा होने वाला था। बाद के इंसिडेंट ज़्यादा डिटेल में तो किसी को भी नहीं पता, बट 1983 की जुलाई में घर में कुल मिला के 3 लाशें मिली, उस औरत की, उसके एक बेटे की और खुद उसके बाप की। इससे पहले उनकी बेटी की मौत ऑलरेडी हो चुकी थी, जिसका कारण किसी को भी नहीं पता था।
रिपोर्ट से पता चला कि वो जो औरत थी उसका रेप हुआ था और उसके बाद उसका मर्डर करा गया था। वो जो उनका लड़का था उसे बहुत बुरी तरीके से मारा गया था, इतनी बुरी तरीके से कि उसकी कई सारी हड्डियां उसके मरने से पहले टूट गई थी, इवन उसके फेस की हड्डी भी। इसका मतलब वो काफ़ी ज़्यादा धीमी और दर्दनाक मौत मरा था। बात करें उसके बाप की तो वो ड्रग्स के कारण मरा था। इन मर्डर्स के बाद अगले 2 सालों तक वो घर बिल्कुल खाली रहा और उसके बाद से वहाँ पर जितने भी लोग रहने आए थोड़े थोड़े टाइम के बाद वो उस घर को खाली कर देते। मेन रीज़न यही था कि उन सभी के साथ कुछ ना कुछ ऐसा एक्सपीरियंस होता जिसके बाद वो लोग वहाँ पर नहीं रहना चाहते थे। इन सारी घटनाओं पर मेरी जो थ्योरी थी वो ये कि वहाँ पर जो आत्माएं थी वो ना तो उस औरत के पापा की थी और ना ही उनकी बेटी की, बल्कि वहाँ पर कुल मिलाकर 3 आत्माएं थी, जो कि थी सबसे पहले उसके बाप की, जो कि सबसे ज़्यादा शैतानी आत्मा थी, उसकी मम्मी की, जो कि सबसे ज़्यादा डरी हुई थी, और उसके बाद उसके बेटे की, जो कि काफ़ी ज़्यादा दर्दनाक मौत मरा था, जिसको मैंने इवन फील भी करा था। मुझे लग रहा था कि वो जो आदमी की आत्मा थी वो शायद उन बाकी की 2 आत्माओं को अपने साथ वहाँ पर कैद करे हुए थी, जिस वजह से वो घर इस तरीके का हो चुका था। इसके बाद हम लोगों ने कुछ दिन का ब्रेक लेने का सोचा और उसके बाद अगले वेडनेसडे को हम लोगों ने वहाँ पर शुद्धिकरण का फैसला करा। मैंने डेव और क्रिस्टीन को फिर से बताया कि इसके बाद हमें एक काम और करना पड़ेगा जिससे उस घर में रहने वाली माँ और बेटे की आत्मा को शांति मिल सके। डेव और क्रिस्टीन तैयार हो गए। लास्ट में रात के समय डेव, क्रिस्टीन, मैं और शेरी उस घर में गए और पता नहीं कैसे शेरी ने भी घर देखते ही कह दिया मुझे घर कहीं से भी अच्छा नहीं लग रहा। बस सोच के देखिए उस घर की वाइब कितनी ज़्यादा ख़राब होगी। खैर, इसके बाद हम लोगों ने अपने मेथड के मुताबिक शुद्धिकरण वहाँ पर शुरू कर दिया। आप माने या ना माने, जब मैं मंत्र पढ़ रही थी उस टाइम पर मुझे जिस तरीके का फोर्स महसूस हो रहा था वो बताने लायक भी नहीं है। किसी ऐसी शक्ति को उस जगह से भगाना बहुत मुश्किल है जो कि काफ़ी ज़्यादा सिद्धि और शक्तिशाली हो। अगले कुछ घंटों तक मैंने वो विधि वहाँ पर रहकर पूरी करी, उन सभी के साथ मिलकर। विधि पूरी होने के बाद हम सभी वहाँ पर मानो एक तरीके की रात की सांस महसूस कर पा रहे थे। बट मुझे पता था कि मेरा काम अभी तक पूरा नहीं हुआ है। मुझे वहाँ पर मौजूद 2 आत्माएं कैद महसूस हो रही थी और ये थी माँ और बेटे की आत्माएं। मुझे पता था कि वो डर के मारे वहाँ से नहीं जाना चाहती। हमें उनसे बात करने की ज़रूरत थी। हम सीधा बेसमेंट में गए। हमें पता था कि हम उन्हें देख नहीं सकते बट वो हमें ज़रूर सुन सकते हैं। हमने वहाँ पर खड़े होकर उनसे बात करी, उनसे बोला, उन्हें समझाया और उसके बाद एकदम से ही माहौल काफ़ी ज़्यादा हल्का हो गया और हम शायद फील कर पा रहे थे कि वो लोग भी शायद वहाँ से जा चुके हैं। इसके बाद हमें ऊपर से आवाज़ आई डेव और क्रिस्टीन की, जिन्होंने बताया कि एक रोशनी सी उन्हें दरवाजे से बाहर जाते हुए दिखाई दी। हमने फाइनली डेव और क्रिस्टीन को बताया अच्छी और बुरी सारी आत्माएं इस घर से अब जा चुकी हैं। अब उनके चेहरे पर जो खुशी थी उस टाइम, उसे देखकर सच में मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई। शेरी ने कहा कि हमें उन माँ और बेटों के लिए एक बार फिर से प्रे करना चाहिए। हम सभी ने ऐसा करा। अगले दिन जब डेव और क्रिस्टीन से वापस मेरी बात हुई तो उन्होंने बताया कि कई दिनों के बाद वो अपने घर में ठीक से सो पाए बिना किसी डर के। हालांकि इस सब के बाद अगले 3 दिन तक मुझे काफ़ी तेज़ फीवर रहा बट उसके बाद मैं भी बिल्कुल ठीक हो गई। इसके बाद मैंने डेव को कुछ प्रेयर्स बताई और उसे कहा कि वो फिक्स टाइम के बाद इन प्रेयर्स को पूरे घर में रहकर बोले। शुरू में कुछ हफ्तों के बाद, उसके बाद कुछ महीनों के बाद और उसके बाद हर एक साल के बाद। देव ने मुझसे पूछा भी कि आखिर आत्माओं के जाने के बाद हमें करने की क्या ज़रूरत है, बट मैंने उन्हें बताया कि जो बुरी आत्माएं होती हैं वो लगातार वापस आने की कोशिश करती रहती हैं और अगर हम लोगों ने उस कवच को मजबूत नहीं करा तो हो सकता है कि किसी टाइम के बाद वो हमारे बनाए हुए कवच को तोड़ दें। आज भी मेरी क्रिस्टीन और डेव से बात होती है और अब सब कुछ बिल्कुल ठीक है, सब कुछ बिल्कुल अच्छा चल रहा है और शेरी भी बिल्कुल ठीक है। कुछ टाइम पहले जब मैं दोबारा वहाँ पर गई थी तो मैं उनसे मिली और हमने साथ में अच्छा टाइम स्पेंड करा। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की कहानियाँ।
स्टोरीज आपको कैसी लगी मुझे कमेंट्स के ज़रिए ज़रूर बताइएगा। वीडियो आपको पसंद आया हो तो मेक श्योर कि आप इसे एक लाइक ज़रूर करें। मैं अभिषेक मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में कुछ ऐसी ही स्टोरीज़ के साथ। तब तक के लिए बाय।